नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी में हुए हाल ही के राजनीतिक गृह युद्ध में जिस आदमी का नाम सबसे ज्यादा आया वो है राज्यसभा के सांसद अमर सिंह। उन्हीं पर आरोप लगाया गया, खासकर रामगोपाल यादव की तरफ से, उनके कैंप की तरफ से, कि अमर सिंह ही वो इंसान है, अमर सिंह ही वो बाहरी व्यक्ति हैं जिनके चलते घर के अंदर फूट हो रही है। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? क्या उन्होंने मुलायम सिंह को भड़काया? क्या अखिलेश को किसी ने गलत फीडबैक दिया? इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, आपने कहा कि आप मुलायमवादी हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप मुलायमवादी भी नहीं है क्योंकि अब मुलायमवाद बचा ही नहीं। ऐसा क्यों? सबसे तो पहले मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब अखिलेश ने मुलायम सिंह जी की सारी बातें मान ली, शिवपाल जी को टिकट दे दिया, अपर्णा को टिकट दे दिया, जिस गायत्री प्रजापति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और प्रतापगढ़ में डिप्टी एसपी की हत्या के बाद जिन राजा भैया को उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया था, ओम प्रकाश सिंह जिनको कैबिनेट से हटाया था, बलराम यादव जिनको कैबिनेट से हटाया था, मेरी समझ में नारद राव और अंबिका चौधरी के अलावा लगभग मुलायम सिंह जी की पूरी टीम और मुलायम सिंह के सारे लोग ही, मुलायम के लोग ही अखिलेश के लोग हैं। और इस पूरे प्रकरण में ईश्वर साक्षी है कि कभी भी मैंने मुलायम सिंह जी को अखिलेश के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, कभी भी नहीं। और बड़ी विनम्रता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी कहना चाहता हूं कि अगर मैंने उनके कानों में अखिलेश के विरुद्ध कभी भी कोई बात कही हो तो उसका खुलासा कर दें और हमें नंगा कर दें। आज भी बुजुर्ग होने के नाते, वरिष्ठ और राजनीति में वरीयता के नाते उनकी प्रामाणिकता और उनकी विश्वसनीयता मेरे से छोटे व्यक्ति के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो अगर मुलायम सिंह जी ये कह देंगे कि मैं चुगलखोर हूं, अगर मुलायम सिंह जी के रन में नंदा की इस बात की तस्दीक कर देंगे कि मैं धंधेबाज हूं, तो दीपक जी आपको मेरा साक्षात्कार नहीं लेना चाहिए और मुझे भी अपना कोई साक्षात्कार किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन चरित्र पंजिका का प्रमाण पत्र अगर आजम खान और रामगोपाल बांटेंगे तो भी मैं चुप रहा, लेकिन वो चुप चिपक जाता है। वो कहते हैं ना कि मौन स्वीकृति लक्षण, मौन भी स्वीकृति का लक्षण है। और गोबेल्स, ये प्रसिद्ध गोबेल्स का सिद्धांत है कि बार बार लगातार एक झूठ को आप बोलिए तो अवधारणा वही हो जाती है और सत्य भी वही माना जाता है। हाल तो मेरा ये रहा कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने मुलायम सिंह जी से 3 टिकट मांगे विधानसभा के। एक बार जौनपुर में कुंवर वीरेंद्र सिंह के लिए मांगे, नहीं मिला। एक बार चंद्रशेखर जी से प्रेम के कारण, और समाजवादी पार्टी में उस समय जितने क्षत्रिय थे, राजा भैया से लेकर के अरविंद सिंह गोप तक, सबने घेरा। तो चंद्रशेखर जी के परिवार के पप्पू सिंह के लिए बलिया का विधान परिषद का टिकट हमारे मांगने पर नहीं मिला। बाद में समाजवादी पार्टी ने उसे लड़ाया, नीरा शेखर भी आए थे उस समय, सब हमारे विरोधी हैं। और एक टिकट अब की बार जब मेरे द्वारा प्रतिपादित साजिश के अंतर्गत बनाए गए, शिवपाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और निरंतरता से सारा टिकट वो और मुलायम सिंह जी की जोड़ी बांट रही थी और उस बटे हुए टिकट की सूची भी प्रसारित हुई थी। तो सुल्तानपुर से, जहां पर वर्मा नाम के उस विधायक का ये एक क्षत्रिय लड़की के सामूहिक बलात्कार का मामला जिसके विरुद्ध लगा है, वह सीट बने। केस भी दर्ज हुआ है। केस प्रशासन ने दर्ज नहीं किया, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ है। उस सीट से हमने शशि प्रकाश सिंह नाम के एक लड़के के लिए सीट मांगी थी जो बहुत दिन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसने मुझे बहुत तीखे एसएमएस भी भेजे कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करते, आप संवेदन शून्य हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाए। मुझे पता था कि ये टिकट भी नहीं मिलेगा। पहले जिस तरह से 2 बार मैंने बात कही और बात खाली गई, इस बार भी हमारा अपमान होगा। लेकिन मैंने कह दिया तो यही बताया गया कि वो शशि तो वकील है, फ्रॉड है, जबकि यह शशि जिसके टिकट के लिए मैंने मांगा था, वहां पर सुरभि शुक्ला नाम की किसी महिला को आदरणीय नेताजी टिकट देना चाहते थे और उसके पति को जो नौकरी छोड़ के भी आया था और उसे दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी अखिलेश जी की सरकार में मिला था। स्पष्ट मुझे मना करने के बजाय
या टिकट हमारी दायरा संस्कृति में 400 से अधिक जो एक सीट थी उसमें से मेरा एक टिकट नहीं हुआ। यह मेरा मुलायम सिंह जी के ऊपर आधिपत्य रहा। मुलायम सिंह जी निश्चित रूप से हमारा मान करते थे, सम्मान करते थे। सार्वजनिक रूप से आज भी उनके अंदर हमारे प्रति स्वीकार भाव है, लेकिन राजनीति में मेरे अपने टिकट के अलावा दूसरे का टिकट बड़ा विकट। कभी भी मुलायम सिंह जी ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बता दिया था कि टिकट तो रामगोपाल बांटेंगे, शिवपाल बांटेंगे, परिवार बांटेगा। और बाहरी में घोषित हुआ हूं, मैं शुरू से बाहरी ही रहा, क्योंकि परिवार की बैठकें ही वहां की कोर बैठकें होती रही और वो बैठकें सफाई में होती थी, नेताजी के आवास पर होती थी। उन बैठकों में न मैं होता था न आजम होते थे। और मेरे अतिरिक्त मुलायम सिंह जी की अगर कोई कमजोरी था या आज भी है, और मुझसे बड़ी कमजोरी अगर कोई है तो आजम खान साहब है, क्योंकि इस पूरे गतिरोध के दौरान उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि अब विदेश रहिए। महासचिव बना दिया मुझे, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य भी बना दिया, लेकिन ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य जिसके कहने पर एक टिकट न मिले, ऐसा महासचिव जो पार्टी की रजत जयंती समारोह में जिसे मंत्री तो किया ही ना जाए, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे कि आप आइएगा मत। लेकिन अमर सिंह जी ठीक है, आप बता रहे हैं मुझे, लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत अखिलेश को हुई, रामगोपाल को हुई, या फिर मुलायम सिंह जी को हुई? देखिए, मुलायम सिंह जी को दिक्कत नहीं हुई। सत्य तो यह है कि मुलायम सिंह जी ने मुझे अपना संबल माना। मेरे अंदर की ये प्रवृत्ति कि वो मुझे जितना दबाएं, निराश करें, फिर भी अंत में ये उनके अंदर एक बड़ापन था कि अपने अंदर की भड़ास को हम जब निकालते थे तो उसको वो सह लेते थे, लेकिन वो जानते थे भड़ास भर है, निकल जाने दो, और उसके बाद इनके लिए कुछ सोचने या करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं उदाहरण दूं कि मैंने जयप्रदा जी की अवधारणा थी कि अब मैं पार्टी में चला गया, महासचिव हो गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य हो गया, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी कुछ हो जाएगा। हमसे उन्होंने कहा मैं विधान परिषद, क्योंकि फिल्म कलाकार हैं, राज्यपाल के कोटे में ऐसे लोगों की तलाश है। संजय सेठ तक का नाम गया, उनका नाम ही नहीं गया। राज्यपाल ने तिरस्कृत किया, लेकिन हमसे कह दिया, भेज दिया, नहीं गया। फिर कहा कि फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाऊंगा, तो पता चला कि वो नीरज जी बन गए, जो चल भी नहीं सकते, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हम उनके सैदाई हैं, कारवां गुजर गया और हम खड़े खड़े गुब्बार देखते रहे, बहुत अच्छी रंगीला रहे फूलों का रंग से। फिल्मी गीत में भी साहित्य का फुट दिया उन्होंने। मैं नीरज जी की अवमानना नहीं कर रहा हूं, न तो उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, सिवाय इसके कि उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की बड़ी लानत वाला मत की थी, जो अशोभनीय था। और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उनकी कुलवधू ने एक शब्द नहीं कहा, मैंने नीरज जी का विरोध किया था। लेकिन नीरज जी को चेयरमैन बना दिया गया और कहा गया वो राष्ट्र कवि हैं। मूल प्रश्न ये कि ये जो लटपट मामला रहा, लुंज पुंज, कहा कुछ, किया कुछ, सोचा कुछ, तो 3D सिनेमा देखने के लिए तो चश्मा आया काला, लेकिन 3D व्यक्तित्व देखने का कोई चश्मा अभी तक नहीं बना। और आपको जान के आज ताज्जुब होगा कि रामपुर में जयप्रदा जी का टिकट मेरे कहने से नहीं हुआ। रामपुर में जयप्रदा का टिकट जब मैंने मांगा, रामपुर के लिए तो मांगने का प्रश्न ही नहीं था कि रामपुर का कोई टिकट बिना आजम खान साहब के उंगली रखे आज भी नहीं हुआ है। खाता ना बही रामपुर में जो आजम खान साहब कहें वैसे ही। रामपुर जब हमने जयप्रदा जी के लिए कहा कि इनका कहीं कोई राजनीतिक समीकरण हो तो कर लीजिए, तो मुलायम सिंह ने स्पष्ट मना किया। मुझे याद है वो सहारा शहर था, सुब्रत राय के एक भोज में वो भी थे, हम भी थे, और वहां पर मैंने स्तुति की थी, हमें मना कर दिया गया। जयप्रदा भी थी। बाद में जयप्रदा जी ने कहा कि हम बिना शर्त समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, हम प्रचार करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर जब आजम खान की नजर उन पर पड़ी तो आजम खान साहब ने कोई टिप्पणी करके हमसे कहा कि ये हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा साहब ये हूर बानू आ गई है पार्टी में, अब नूर बानू को हराऊंगा। ले गए। ले जाने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद फिल्म उद्योग के ही बहुत लोग जो हमें जानते थे, फिरोज खान साहब अब नहीं रहे, और तमाम लोग सब पहुंचे थे वहां, फिरोज खान, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, लगभग पहले चुनाव में
मुंबई के काफी सितारे पहुंचे थे। उन लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ भी रेखा और जया बच्चन जी के बाद सबसे ज्यादा फिल्में अगर किसी ने किया तो जयप्रदा जी ने किया है, और बड़ी फिल्में की, शराबी, आज का अर्जुन। इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति की बाहरी लोगों के संबंधों के कारण, समाजवादी पार्टी के अपने मुंबईया संबंधों के कारण रामपुर में जयप्रदा जी के चुनाव से जुड़ा। पार्टी में मेरी हैसियत भी थी। रामपुर के सभी सिनेमाघरों को हमने अपने कब्जे में लिया और हर जगह उनकी फिल्में चलवा दी, और लगभग ये प्रबंध कर दिया कि जो चाहे देखे। तो चलचित्र गृहों में लोग अंदर जयप्रदा देख रहे थे, बाहर देख रहे थे, समाज दूसरा हुआ, जीत गई। ठाकुर द्वारा में सर्वेश सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन सांसद हैं, उनका भी नाम लूंगा मैं। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। संघ के स्वयंसेवकों ने भी आजम खान के मुकाबले, मुख्तार अब्बास नकवी के मुकाबले इनको वरीयता दी। उस जीत के बाद, उस जीत के जश्न के कार्यक्रम में जयप्रदा जी ने मेरी ज्यादा ही प्रशंसा कर दी, और उस दिन से आजम खान साहब ने, नाम के शमशीर ने, अपनी मान से शमशीर निकाल ली और मेरे गले की तलाश में लगातार रहने लगे। इतना लंबा किस्सा इसलिए बताया कि जो प्रकरण हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ जयप्रदा जी वाला, वह टिकट भी मेरा दिया हुआ नहीं है। और मैं बहुत विनम्रता से चुनौती देके कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सिर झुका के कह रहा हूं कि मुलायम सिंह कह दें सत्य नहीं, इसमें एक शब्द भी झूठ है। और उसके बाद मैं जयप्रदा जी को कुछ दिला नहीं पाया, कुछ नहीं दिला पाया। ये जो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का गृह युद्ध हुआ, राजनीतिक युद्ध हुआ, इसकी स्क्रिप्ट खुद मुलायम सिंह यादव ने लिखी थी? देखिए, ऐसा कुछ है कि मुझे मीर साहब की वो गजल याद आ रही है, सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। तो अगर मैं कुछ कहूंगा तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। मेरी सिर्फ समझ से आरंभ तो मूल रूप से बिल्कुल मतभेद और मतभेद, मुलायम सिंह की तरफ से दो लोग और उधर से दो लोग, उनसे शुरू हुआ। रमारमन जी और नवनीत सहगल जी। नवनीत सहगल से मेरी 16 भी करा दी थी अखिलेश ने। हमारी अखिलेश की बात हुई, उसने स्पष्ट कहा, उस मामले में ईमानदारी रखी कि नवनीत सहगल को मैं नहीं छोड़ सकता, हमारे प्राण है। तो मैंने कहा तुम्हारे प्राण है तो हमारे भी प्राण है। फिर नवनीत सहगल ने मुझे कहा कि आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इलाहाबाद में मेरे विरुद्ध जो फर्जी केस किया गया था, जिसमें तमाम जांचों में मैं मुक्त हुआ, उसके मूल में नवनीत सहगल के खास एक व्यक्ति थे जो पेशावर PIL स्पेशलिस्ट है। लेकिन अखिलेश की मध्यस्थता के बाद मुझे नवनीत सहगल से कोई शिकायत का अवसर नहीं मिला। लेकिन नवनीत सहगल को कभी भी मुलायम सिंह क्षमा नहीं कर पाए, और 14 साल से कोर्ट के आदेश के बावजूद रामारमण घूम फिर करके आते रहे। देश के प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, लेखा जोखा है। पता नहीं उनकी CBI क्या कर रही है। जिस यादव सिंह कांड के बारे में रोज वो कह रहे हैं, उसके मूल रचनाकार तो रामारमण जी है। मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी ने या मुलायम सिंह तो किसी पद पर ही नहीं थे, उनके आदेश का प्रश्न ही नहीं है। यादव सिंह को सभी प्राधिकरणों का इंजीनियर इन चीफ 2013 में भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होने के बावजूद एक फर्जी सजावटी कमीशन बना करके उसमें मुक्ति देने के बाद यह काम रामारमण जी के कर कमलों से हुआ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, नोएडा, सबका इंजीनियर इन चीफ रामारमण जी को यादव सिंह दुधारू गाय लगे होंगे। CBI और कोई जांच न करे, सिर्फ यही पता चला है कि रामारमण के द्वारा यादव सिंह का तीनों स्थानों पर चीफ इंजीनियर, तीनों प्राधिकरण बने हैं, तो 3 जगह 3 चीफ इंजीनियर होने चाहिए थे। ऐसे कौन से सुरखाबी पर थे कि मायावती जी के शासनकाल में भी, अखिलेश जी के भी शासनकाल में भी रामारमण और यादव सिंह अपरिहार्य हो गए, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, लेकिन अखिलेश और रामगोपाल को प्रॉब्लम क्या हुई आपसे? सवाल यह है
आजम खान को क्या प्रॉब्लम थी ये तो सबको समझ आता है, उन दोनों को क्या प्रॉब्लम हुई? रामगोपाल को पहले से थी, लेकिन अखिलेश को क्यों हुई, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनवाने के लिए सिफारिश की, जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, जिसके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत आपने की? पहला टिकट भी हमने देने की पेशकश की थी। पहली नौकरी आपको जान करके अप्रेंटिसशिप, वो तो राजनीति नहीं कराना चाहते थे। मुरादाबाद में व्यायाम ऑर्गेनिक है, शोभना भरतिया जी के पति हैं श्याम भरतिया। गजरौला में बहुत दिन तक अप्रेंटिसशिप की, वो भी मैंने लगवाई थी वहां। पहली अप्रेंटिसशिप मैंने लगवाई, नौकरी कह लीजिए, अप्रेंटिसशिप कह लीजिए। और अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर के गया, उनको स्थापित करके आया। उनका विवाह भी मैंने ही करवाया, पिता ने कुछ नहीं किया। पिता तो उसमें भी अतिक्रम रोड़े जितने अटका सकते थे अटकाए। मैंने सुरजीत को कहा उसी समय, और मैं कहूंगा कि उस समय भी वो जिद्दी और दृढ़ थे। किसी भारत के बड़े राजनेता की पुत्री का प्रस्ताव आया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, बेटियां मेरी भी है। मुलायम सिंह जी बहुत आतुर थे, ललायत थे कि वही संबंध हो जाए, दहेज में एक राज्य मिल जाएगा। मुझे याद है मैंने इटावा में उसको पकड़ के कहा, आप बात करिए, आपकी बात सुनता है। सुनते भी थे मेरी बात। उन्होंने कहा अंकल मैं तो नहीं मानूंगा, मैंने वचन दे दिया है। मैं सम्मान करता हूं अखिलेश का इस बात के लिए। उस समय भी दुर्दांत मुलायम सिंह वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, दुरू व्यक्ति थे, और उनका असह विरोध था, विरोध की कोई सीमा नहीं थी। उस तमाम असह विरोध और पीड़ा का पान करते हुए दृढ़ता के साथ वो अपने वचन पर कायम रहे। और हमसे भी बहुत नाराज मुलायम सिंह कि आपने जिस भोज में अटल जी आए, राष्ट्रपति आए, दिलीप कुमार आए, अमिताभ बच्चन आए, उस समय में फलक के जितने सितारे थे, वो गाना लगता था एकदम सत्यापित हो रहा है, दो सितारों का मिलन धरती पे है आज की रात। तो उसमें आकर के मुलायम सिंह का सहयोग उतना ही था। एक कुर्सी बड़ी भव्य है, हम समाजवादी हैं, सामान्य कुर्सी लगा हुआ रोजों के लिए, उखड़े उखड़े रहे। जब बाद में समारोह बड़ा भव्य हुआ, लोगों का समायोजन बड़ा अच्छा हुआ, तो स्वीकार बोध आ गया उनमें। मुझे उम्मीद ही नहीं थी, जैसे मेरी बेटियां हैं वैसे अखिलेश हैं, मैं उनका विरोध सोचूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं, लेकिन उनके साथ कभी रहूंगा भी नहीं। लेकिन उनको क्या दिक्कत हुई? मैंने माना कि उनको दिक्कत यह हुई कि आजम खान और रामगोपाल और नरेश अग्रवाल, आजम खान ने नरेंद्र मोदी को रावण कह दिया, भारत माता को डाइन कह दिया, कश्मीर को पाकिस्तान का बता दिया, गुलाम नबी को कहा वो भारत के मंत्री नहीं है, वो उस कश्मीर के मंत्री हैं जो भारत का है ही नहीं, वो पाकिस्तान के मंत्री हैं। तो बिना हड्डी की जीभ का इस्तेमाल करने वाले आजम खान, वो मुस्लिम चेहरा है हमारी पुरानी पार्टी के। रामगोपाल जी को दिक्कत थी कि हम दिल्लीश्वर बनना हमको चाहिए क्योंकि भाई हम हैं, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को कहा तेल हमारा, दाल हमारी, चावल हमारा, पानी हमारा, नमक हमारा, मजा ये बाहरी व्यक्ति ले रहा है। ये बाहरी का जो एक कुंठा है, ये मुलायम सिंह और हमारे एक संबंध को या एक समन्वय को, या जो हम लोगों की एक जोड़ी की प्रसिद्धता हुई, उसको संभवतः आत्मसात नहीं कर पाए। शिवपाल के विरुद्ध भी, अब शिवपाल देखिए जैविक पिता मुलायम सिंह, अखिलेश भी बना नहीं कर सकते कि मुलायम सिंह के बीच की उत्पत्ति हो, वो जैविक पिता है। धर्म पिता शिवपाल, जिनके घर पर वो पले बड़े, और कर्म पिता में पढ़ाई लिखाई से विवाह तक मजबूती से। असली बगावत तो टीपू ने उस समय की थी व्यक्तिगत जीवन में, कि उसकी संगिनी कौन होगी। और ये भी मैं कहूंगा कि डिंपल सार्वजनिक रूप से कभी भी मिली, चाहे वो पार्लियामेंट में मिली, चाहे मैं दल में रहा या नहीं रहा, चाहे कहीं सैकड़ों लोगों के बीच में कहीं भी मिली, तो बहुत श्रद्धा से उसने मेरे चरण छुए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डिंपल के बारे में कोई ओछी बात, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए, और हमारे पास उसके बारे में ऐसी कोई हल्की बात कहने का कारण भी नहीं। उनका तो क्या अखिलेश ने आपको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहा कभी कि मेरे सामने नतमस्तक हो जाओ, उनके एक्शन से, उनके व्यवहार से, या उनके सहयोगियों द्वारा? देखिए, एक्शन से तो हुआ, मैंने अखिलेश से सिर्फ 3 काम कहे। एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी मेरी मदद की थी, उनको हमने कहा कि आईजी कानपुर बना दीजिए। जयप्रदा जी को मैंने कहा कि फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बना दीजिए, ताकि कहने के लिए हो जाए कि कुछ किया मैंने। और बातों बातों में अखिलेश ने कहा था कि आगरा में
एक्सप्रेस हाईवे बन गया है तो अब कोई आगरा रुकता नहीं, गाड़ी से चला जाए तो 2 घंटा, शताब्दी से चला जाए तो 1.5-2 घंटा। तो आगरा में ताजमहल देख करके लोग लौट आते हैं। आगरा में रुकने का कोई लोभ हो, प्रलोभन हो पर्यटकों का, ऐसा कुछ होना चाहिए। डिज्नी आ जाए या भारत के कोई लोग आ जाए। तो मैंने उससे कहा कि भाई सुभाष चंद्र जी एसएल वर्ल्ड इन्होंने मुंबई में बनाया, अच्छा बनाया। उसने कहा अच्छा नाम है, अच्छा बनाया। बोला आप कहिए तो मैं उनको ले आऊं और फिर उनके माध्यम से डिज्नी और किसी और को टाई अप करके करें। तो मैं सुभाष चंद्र जी को लेकर के गया, बातें हुई और पत्रकार वार्ता हुई और सम्मेलन हुआ, और उसमें बाकायदा अखिलेश ने घोषणा की, और उस पत्रकार वार्ता का प्रयोजन भी नवनीत सहगल नहीं कराया। मजे की बात है कि अब किरण नंदा से लेकर के रामगोपाल जी तक ये आरोप लगाते हैं ओमूर सिंह समाजवादी पार्टी में व्यापार करने आया। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं किरण, मैं नंदा नहीं है उत्तर प्रदेश में मेरा कोई धौंधा, धौंधा करने तुम आया है, हमारा कोई धौंधा उधर नहीं है। लेकिन ये बातें हमने कही थी और आप गूगल करके देख लीजिए। सुभाष चंद्र जी बाद में उन्होंने संजय खान के साथ दस्तखत कर लिए। संजय खान जी हमारे मित्र हैं, बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूं। ईश्वर करे वो लगा ले, काम होने से मतलब है। और सुभाष चंद्र जी भी प्रफुल्लित व्यक्ति हैं, सांसद हो गए हैं, उनका काम धंधा ठीक चल रहा है। तो उस प्रोजेक्ट के न मिलने से उनकी व्यावसायिक मृत्यु हो जाएगी ऐसा भी नहीं। लेकिन आरोप लगाना हो तो कोई कुछ भी लगा दे, लेकिन मैं तो खुलेआम डंके की चोट पे कह रहा हूं। और सुभाष चंद्र जी को लेकर के मैं अकेले नहीं गया था, मुलायम सिंह भी मेरे साथ गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह जी और उनकी पुरानी व्यक्तिगत मित्रता है। ये जो भारतीय समाज में जो राजनीति में जो विकृति आई है कि गैंगवार हो गया है, और राजनीति में छोड़िए परिवार में भी गैंगवार हो गया है। ये शिवपाल का आदमी है, ये चाचा का आदमी है, ये अंकल अमर सिंह के साथ का व्यक्ति है। और तो और जाने दीजिए आप, हमारे साथ एक आदमी नौकरी करता था, सुबैया नाम उसका, उसको सन 2000 से गुमटी मैंने दिलवाई हुई थी नोएडा में। कल रमा रमन के जीए ने जाके उसको तोड़ दिया, और तोड़ते हुए रमा रमन के साथ एक किशोर नाम का व्यक्ति है, उसने कहा जाओ अपने बाप अमर सिंह को कह दो वो बनवा लें। ठीक है, अखिलेश के करीबी उदयवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया कि अखिलेश के खिलाफ उनकी सौतेली मां और उनके चाचा शिवपाल साजिश कर रहे हैं। क्या इसमें कोई हकीकत थी? देखिए साहब, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। मुलायम सिंह अगर अखिलेश के लिए अच्छा बोले कि हम गठबंधन के साथ हैं, राम गोपाल जी ने मुलायम सिंह जी के घर पर मुझसे कहा था जिस दिन उनको पार्टी में वापस लिया निकालने के बाद कि कांग्रेस से समझौता करा दीजिए। आप तो करा सकते थे, क्योंकि 2009 में 8 में आपने उनकी सरकार बचाई थी, आप तो आसानी से कर पाए। सरकार बचाई थी, लेकिन सरकार बचाने के बाद शीला दीक्षित की सरकार यहां थी, चिदम्बरम गृहमंत्री वहां थे, चार्जशीट हमको किया गया। आपको समय है तो मैं बताऊं, एक राक्षस आया और गांव में आकर के वो सुहागरात के दिन विधवा कर गया पत्नी को। तो गांव के मुखिया ने कहा कि हम तय करेंगे कि किसको तुम खाओ। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के और प्रशांत भूषण के मूवमेंट के बाद भ्रष्टाचार का जीव जागृत हुआ। तो ये हुआ कि 2G में किसका भोजन किया जाए। कहनी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी को मत छो, बीच में द्वंद्व भी उन दोनों का हुआ था कि आप आरोपित कौन हो। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था दोनों का। तो कहा हम बताते हैं कानीमूजी को और राजा को जो है खा लो, 2G के दैत्य, तुम कानीमूजी और राजा का भोजन कर लो। फिर कॉमनवेल्थ गेम में जो राशियां बंटी थी और जो पुल गिरे थे जिसे सेना ने युद्ध स्तर पर बनाया, वह सब शीला जी के द्वारा अच्छाई बुराई हुई थी। शीला जी मेरी बहन है, हम उनके विरुद्ध नहीं बोल रहे, लेकिन प्रशासनिक दायित्व निर्वहन उनका था। लेकिन वो कॉमनवेल्थ गेम के राक्षस को कहा गया, हे दैत्य, ये सुरेश गलमाडी को खा लो। और कैश फॉर वोट का राक्षस जब जागृत हुआ तो कहा गया, दैत्य रेवती रमन को छूना मत, उसका वीडियो है, दिख रहा है कि वो पैसे के लेन देन की बात कर रहा है, ऑडियो भी है।
उसको हम बोल देंगे टेक्निकली ऑडिबल नहीं है, हम कपिल सिब्बल को भेज करके उसको छुड़वा देंगे, सेटिंग कर देंगे, गेटिंग कर देंगे। बड़ा नाम चाहिए ना तुम्हें, देते हैं। अमर सिंह है ना, समाजवादी पार्टी से निष्कासित, तिरस्कृत, अकेला, लेकिन नाम बड़ा है। तो मैं लगता था कि कांग्रेस और चिदम्बरम बुराई करें, हम भलाई करें और मेरा दम निकल जाए हंसते हुए। कांग्रेस ने हमको दिया क्या, कांग्रेस से हमने लिया क्या, हम कांग्रेस की परवाह करें क्यों, कांग्रेस ने हमारा क्या किया सिवाय तिहाड़ जेल भेजने के। नहीं तो आप गठबंधन नहीं कराना चाहते थे? नहीं, हम तो सब कराना चाहते थे, हम सब कराते इसलिए कि नहीं कि क्या उचित है अनुचित है, जो मुलायम सिंह चाहते थे वो सब करते थे। क्या मुलायम सिंह चाहते थे गठबंधन? मुलायम सिंह और प्रियंका जी की बात हुई, हमने तो सारी पीड़ा जो है पी ली, नीलकंठ की तरह, शिव की तरह। मुलायम सिंह जी पुत्र के लिए सब कराना चाहते थे, मुलायम सिंह के सारे लोगों को टिकट मिल गया। मुलायम सिंह जी ने यहां कहा कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं, मुलायम सिंह जी ने यहां यह बयान दिया कि बाबरी मस्जिद के लिए भूमि का आवंटन कराने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका रही। बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने का काम इंदिरा जी के समय हुआ, ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी जी और वीर बहादुर सिंह जी और अरुण नेहरू के समय में हुआ। और भारत नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को अधिकृत रूप से दी गई। तो उस जिम्मेदारी का वहन करने में अक्षम रहकर उसकी शहादत नरसिम्हा राव जी ने करवाई, और शहादत के एक दिन पहले कल्याण सिंह और अर्जुन सिंह की ऐतिहासिक जो 1-to-1 मीटिंग हुई उसकी सूचना अभी तक किसी के पास नहीं है। और उसके बाद सरयू के पानी को हिंदू कारसेवकों के खून से लाल करने का काम मुलायम सिंह ने कहा, और हम लोगों को स्क्रिप्ट दी गई कि हर सभा में हम बोलते थे, या अल्लाह जिसने तेरा घर तोड़ा उसका गरुड़ तोड़ दे। अल्लाह का घर कांग्रेसियों ने तोड़ा, उनका गरुड़ तोड़ दो। या अल्लाह जिसने तेरा घर बचाया उसके आबरू बचा ले। अल्लाह का घर मुलायम सिंह ने बचाया। अब अल्लाह का घर बचाने वालों के लोग और अल्लाह का घर गिराने वालों के लोग, राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव साथ चल रहे। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप उस गठबंधन को नहीं चाहते थे या मुलायम सिंह उस गठबंधन को नहीं चाहते थे और सिर्फ रामगोपाल और अखिलेश यादव? देखिए, मुलायम सिंह जो बेटा चाहता था सब चाहते थे, अगर वो नहीं चाहते तो प्रियंका से नहीं मिलते। और मैं आज स्पष्ट कर दूं, मेरी तकलीफ कांग्रेस से है, गांधी परिवार से नहीं है। क्योंकि गांधी परिवार एक विलक्षण परिवार है, अच्छा काम वो स्वयं करते हैं। अगर किसी को मंत्री बनाना होता है तो वो बुला के बताते हैं कि आपको मंत्री बनाते हैं, और किसी को निकलवाना होता है तो धमन साहब बोलेंगे, अहमद भाई बोलेंगे। तो हमें अस्पताल में भेजने का काम ये गांधी परिवार ने किया जेल से, और हमें जेल भेजने का जो उपक्रम था वो चिदम्बरम ने किया। हो सकता है अहमद भाई की भी उसमें सहमति रही हो सकता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम सहज रूप से सब विस्मृत करके पार्टी में आने के बाद वो सब करने के लिए तैयार थे जो पार्टी चाहती। उस समय पार्टी ने चाहा कि न्यूक्लियर डील हो, हमने करवाया। इस समय हालांकि बाद में मुलायम सिंह जी उसके लिए भी दोषारोपित करते रहे कि न्यूक्लियर डील करके तुमको क्या मिला। अहमद भाई ने मुझसे कहा कि आपको मेडल मिल गया क्या, आपने ये डील कराई? किसने कहा था ये डील करो? अब मैं उनको ये नहीं बता सकता था कि हमारे और गांधी परिवार के बीच में अगर सोनिया जी ने उनको नामित नहीं किया और ऑस्कर फर्नांडिस को किया तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं इस लायक भी नहीं था कि अहमद पटेल को बोल दें आपको तो नामित ही नहीं किया गया था। हमारे और सोनिया जी के बीच में ऑस्कर फर्नांडिस थे। आपने कहा दोनों के बीच खटास थी, मतलब दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप था, यही समझिए आप। अखिलेश के दिल में दर्द था, लेकिन फिर मुलायम उनके पक्ष में कैसे थे? क्योंकि मुलायम के मन में भी खटास नहीं। सुनिए क्या है, मुलायम सिंह जी को पुत्र के प्रति, पार्टी के प्रति और साइकिल के प्रति बहुत मोह है। सब होने के बाद भी अखिलेश जो कहते हैं कि अगर हम जीते तो सबसे ज्यादा खुशी नेताजी को होगी, बिल्कुल सही है। पिता को बेटे से हार के बहुत आनंद आता है। मुलायम सिंह जी अखिलेश को मिटाना नहीं चाहते थे। मुलायम सिंह अखिलेश को बेलगाम घोड़ा समझकर लगाम लगाना चाहते थे, लेकिन घोड़े ने लगाम लगाने के बजाय वो लगाम अपने बाप को ही लगा दी। इतना ही हुआ है। मुलायम सिंह की इच्छा कभी ये नहीं रही कि अखिलेश का नाश, और आज भी नहीं होगी कोई भी, क्योंकि ये संभव ही नहीं कि पारसनाथ यादव, बलराम यादव, तमाम लोग जो उनके 30-40 साल के साथी हैं, जिनको मुलायम सिंह जी ने कहां से उठा करके कहा राजा भैया मसलन, ये तमाम लोग रातों रात चले गए और मुलायम सिंह के साथ कोई नहीं रहा। ये आप मानते हैं संभव है? ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ।
मैं कुछ नहीं हूं, मैं पर बंदा पद है, और क्या पता कब निष्कासित तो कर दिया है अखिलेश ने। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मित्र नरेश अग्रवाल को। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष को लिख दिया कि अमर सिंह निष्कासित है। बयान उल्टा दिया है कि वो सक्रिय नहीं थे इसलिए पीछे किया गया है, लेकिन चिट्ठी में निष्कासित लिख दिया है। उसके आधार पर मैंने अनअटैच्ड मेंबर के लिए मांगा है, और चुनाव आयोग में भी मैं गया हूं उसके आधार पर कि वो तीन चीज जो आपने जिसको वैधता दी है कि अखिलेश यादव अपने पिता को हटा करके स्वयं अध्यक्ष बनते हैं, चाचा शिवपाल को हटा रहे हैं, और अंकल अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। इसको मान के ही तो आपने साइकिल उनको दी है। तो तीसरे बिंदु को भी मान करके राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष को सूचित कर दीजिए, क्योंकि राज्यसभा का निर्वाचन भी तो निर्वाचन है, वो के अंतर्गत है, ताकि मैं अब इन समाजवादियों की परछाई से दूर रहूं। मतलब आप राज्यसभा छोड़ना चाहते हैं? नहीं, राज्यसभा में मैं समाजवादी से अलग, जैसे पहली बार जब मुझे निष्कासित किया गया था तो अनअटैच्ड मेंबर था मैं, तो मैं अब वो समाजवादी पार्टी के रूप में उनके उस पर चिन्हित नहीं होना चाहता। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी से, अंकल अखिलेश यादव से, अब दुनिया उनको अंकल कह रही है, मैं भी अंकल कह रहा हूं, ये निवेदन करता हूं कि ये अंकल, अब आप अंकल हैं, आप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, होइए, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद गंभीर उम्मीदवार होंगे, आप चुनौती दीजिए मोदी जी को रोज। आपको लोगों ने रावण कहे, भारत माता को डाइन कहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमन। लेकिन जो आपने जो पूरा कर दिया है, पिता को हटा के आप बन गए, चाचा शिवपाल को हटा के नरेश उत्तम को बना दिया। अब मुझे अपने चाचा राम गोपाल के अंतर्गत रहने की यंत्रणा से मुक्ति दीजिए, नहीं तो मैं भूत बनकर बहुत सताऊंगा, प्रेत बनकर, अगर मर गया तो, अकाल मृत्यु हो गई हमारी तो बहुत सताऊंगा। इसलिए चिट्ठी दे डालिए अध्यक्ष को, और नहीं भी देंगे तो आपके चीफ व्हिप नरेश अग्रवाल ने निष्कासित लिख दिया है, वो निष्कासित शब्द काफी है। अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, सवाल यह है कि आजम खान आपके इतने खिलाफ क्यों है? वो तो बता ही दिया आपको मैंने, जयप्रदा जी के बारे में सारा कुछ बता दिया, और वो बहुत कुछ गंदी बातें भी करते रहते हैं। उन्होंने मुझे गंजा कहा, तो मैं तो साजिद नाम के जिस डॉक्टर ने दुबई ने आपके गंजेपन का इलाज किया, बुढ़ापे का मोहब्बत बहुत खतरनाक होता है, तो आपने तो अपने गंजेपन को दुबई में जाकर के उस पर बाल उगवा लिए, तो मैं भी बाल उगवा सकता हूं, लेकिन मैं गंजा हूं तो गंजा हूं। मुझे ये बताइए कि एक हमेशा अखबारों में चर्चा रही कि साधना गुप्ता, जो कि मुलायम की दूसरी मां है, उनके चलते घर के अंदर ये झगड़ा हुआ, या उन्होंने नेताजी को अखिलेश के खिलाफ भड़काया? क्या इसमें कोई सत्यता है? पहली बात तो यह कि इस प्रश्न का मुझे उत्तर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार के अंदर इस सीमा तक मुझे लाया गया है तो मेरी मर्यादा नहीं है कि मैं मुलायम सिंह जी की अर्धांगिनी का नाम भी अपने जबान पर लूं। ये मेरे स्तर की बात नहीं। हमारी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति क्या है ये मैं किसी चैनल में क्यों बोलूं? सत्ता का खेल बड़ा विचित्र होता है, बड़ा क्रूर और निर्मम होता है, और समय, स्वास्थ्य और संबंध का कुछ पता नहीं दीपक जी। समय कब अच्छा है और कब बुरा है, स्वास्थ्य कब अच्छा रहे कब बिगड़ जाए, और संबंध बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बिगड़ने में 2 मिनट लगते हैं। अपनी तरफ से मैं अखिलेश के विरुद्ध, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नहीं हूं, इसलिए ये तो नहीं कहूंगा विजयी भाव, लेकिन ये जरूर कहूंगा यशस्वी भाव। यश मिले, विजय मिले या न मिले, और वो हमें मां बहन की गाली भी दें, अपने समर्थकों को खुला छोड़ दें, मेरा जितना अपमान करना है वो करें। मैं हरदम ये सोचता हूं जैसे मेरी बेटियां हैं दृष्टि और दिशा, वैसे वो भी हमारे अभिन्न मित्र के पुत्र हैं, उनका नाम है अखिलेश। वो अखिलेश मेरे लिए अखिलेश थे, अखिलेश हैं, अखिलेश रहेंगे, अब और भी अधिक, क्योंकि अब मैं समाजवादी पार्टी के अनुशासन की मर्यादा के अंदर नहीं हूं, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि अभी मुझे अपना नेता और अध्यक्ष उन्हें मानना होता है। अमर सिंह जी, ऐसा क्यों हो जाता है कि जो आपके सालों दोस्त रहते हैं वो एकाएक आपको दुश्मन समझने लगते हैं, आप पे आरोप लगने लगता है कि आप परिवार तोड़ देते हैं? हमारी कुंडली में, आप जरा स्पष्ट बोलिए ना, तो मैं स्पष्ट खरा उत्तर दूंगा, आपको मजा आया हमें भी आए। नहीं, ये बड़ा आरोप है। आपने अमिताभ बच्चन का घर तोड़ा, आपने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का झगड़ा करा दिया, ये तो लोग बोलते हैं। अमिताभ बच्चन
से जब मैं मिला, उस समय भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन 2 अलग घरों में रहते थे, एक साथ नहीं रहते थे। और विवाद का कारण जया बच्चन का तेजी जी और हरिवंश राय जी से किया गया दुर्व्यवहार था, जिसके कारण वो मुंबई छोड़कर के बांदा चले गए और बांदा के बाद यहां फिर गुलमोहर पार्क में रहने लगे। तो जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन पर भी लग सकता है। महमूद का यूट्यूब देखिए, जब वो मुंबई गए थे अमिताभ बच्चन तो महमूद के घर रहे। महमूद ने वरुणा रानी के साथ बड़ी पिक्चर बनाई, बॉम्बे टू गोवा। अमजद खान उनके मित्र रहे, नाडियाडवाला मित्र रहे, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई भी उनके मित्र रहे। सब उनको छोड़ के क्यों चले गए? जहां तक मेरा प्रश्न है तो मेरा तो सर्वविदित है कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा। राज्यसभा और अमर सिंह के बीच में जब मुद्दा आया तो बच्चन परिवार ने राज्यसभा को चुना, और उसके पहले किसने कहा था कि गांधी परिवार को छोड़ दो? अब छुट्टियां कहते हैं कि आपने गांधी परिवार और अमिताभ बच्चन के परिवार का झगड़ा करा दिया। अरे हमने क्यों करवाया? उस जिस समय उन्होंने इलाहाबाद में अपनी संसदीय सीट छोड़ी थी, उस समय तो अमिताभ बच्चन को हम जानते ही नहीं थे। अमिताभ बच्चन स्वयं कहते जो आरोप आप लगा रहे हैं, अमिताभ बच्चन इसकी पुष्टि कर दें, चलिए उनको भी मैं चुनौती देता हूं। लेकिन अब उनका सत्र खत्म हो रहा है राज्यसभा का, तो तीसरी बार नॉमिनेशन मिल जाए, मुलायम सिंह और अमर सिंह तो देंगे नहीं, अखिलेश और डिम्पल देंगे। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। नरेंद्र मोदी जी बुढ़े हो गए हैं, उन्हें सोच के बोलना चाहिए। तुम्हें भी सोच के बोलना चाहिए जया बच्चन, क्योंकि तुम्हारे पति को पद्म भूषण दिया है, गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वच्छ भारत का इंचार्ज बनाया है। तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा सब मोदी जी का झाड़ू लेके घूम रहा है। तुम इस तरह की बातें नहीं करो प्लीज। लेकिन अमर सिंह जी, आगे आप क्या देख रहे हैं? आपका क्या मुलायम सिंह परिवार से कोई रिश्ता नहीं होगा? सारा रिश्ता रहेगा, सामाजिक, औपचारिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक कोई सवाल ही नहीं है। वो अंग्रेजी में कहा होता है ना, वंस बिटन ट्वाइस साई, ट्वाइस बिटन 4 टाइम्स वाई। एक बार पिता ने निकाला, एक बार पुत्र ने निकाला। क्षमा करें। क्या अमर सिंह आहत हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं? आहत हैं, नाराज हैं, गुस्सा भी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने बीजेपी के प्रभाव में आकर ये पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का मुकाबला कराया, और आपने बकायदा इस बात की सुपारी ली थी कि आप समाजवादी पार्टी को तोड़वा देंगे। ये भी आरोप है आप पे। ये तो बहुत अच्छा है। अगर इतना बड़ा मेरे को आरोपी बनाया गया है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने, अखिलेश जी के कुछ लोगों ने, मैं अमर हूं, मैं कंस हूं। कंस तो मामा था, मैं तो तुम्हारा गुरु रहा हूं, मैं द्रोणाचार्य हूं। ऐसा द्रोणाचार्य हूं अखिलेश तुम्हारा, जिसने तुम्हारे ऐसे धनुर्धर की वरीयता को बनाए रखने के लिए शिवपाल रूपी एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, उसकी अध्यक्षी लेके तुम्हें दे दी थी। आखिरी सवाल, आप पर यह भी आरोप लगा कि चूंकि आपने बीजेपी के कहने पर यह सब किया है तो आपको जेड लेवल की सिक्योरिटी मिल गई। जेड लेवल की सिक्योरिटी हमको सोनिया गांधी और चिदम्बरम ने दी हुई थी, ये लगातार चल रही थी। बल्कि जब बीजेपी आई तो उसने हटा ली मतलब बिल्कुल नहीं हटाई। उत्तर प्रदेश में अर्धशासकीय बल जो सीआईएसएफ हमको मिला था वो हमसे हटा ली, और निरंतरता से यह सुविधा अगर किसी को मिली तो प्रमोद तिवारी को मिली। तो हमसे बड़े बीजेपी के एजेंट प्रमोद तिवारी हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंह जी, आपने हमसे दिल की बात की, काफी खुलकर आप बोले। लेकिन राजनीति बड़ी निर्मम चीज होती है, ये हम आपसे आज समझ पाए हैं इस पूरे इंटरव्यू में। एक बात और चलते इतनी निर्मम होती है कि चंद्रशेखर ने अपनी पुस्तक में लिखा, राजनीति या तो रंडी होती है या चंडी। तो अमर सिंह कहाँ खड़े हैं? रंडी और चंडी के बीच में। विनाश भी हो सकता है, सुख भी मिल सकता है। प्रारब्ध में क्या है? हो सकता है मैं सो गया हूं कि आप दोबारा मेरा इंटरव्यू दें, हो सकता है कि मैं इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाऊं और हास परिहास का एक मुद्दा रहा। मैं दोनों ही परिस्थिति और स्थितियों के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा विकल्प राजनीति के इतर भी कुछ और है। वैसे राम गोपाल जी ने मुझे एक सूचना भिजवाई है कि इस चुनाव के बाद राज्यसभा की सदस्यता छीन कर पिछले बेंच में मैं बैठा दिया। अब उसके पीछे तो दीवार है, औकात नहीं उनकी।
दीवार के उधर बाहर सड़क है, वो कहते वहां भिजवा देंगे, तो मेरा नाम अमर है, मेरी सीट थोड़ी अमर है, इसका तो 6 वर्षीय काल है, तो 18 वर्ष तो रह चुका हूं, लेकिन मैं भी ऐसे छोड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा। यह तत्व सर्वत्र संसद के गलियारे से निर्वाचन आयोग अशोकारूढ़ और वहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़के मरना ज्यादा अच्छा है, बिना लड़े हथियार डाल देना ये बहुत कायरता का काम है। मैं क्षत्रिय होने के नाते कहूंगा, न दैन्यम न पलायन, न गिंदा दिखाऊंगा न पलायन करूंगा, नंगा खुदा से बढ़कर, जो आदमी नग्न होने के लिए तैयार है, जैसा आदम खान ने कहा, जो जानवर अपने आप खुद ही कहे फ्री बुल, उसके आगे एक और शब्द जोड़ता हूं, नेकेड फ्री बुल, दंगा स्वतंत्र सांड, बच के रहो, छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। चलिए अमर सिंह जी, आपने हमसे बात की और अमर सिंह ने अपनी बात बेबाकी से रखी है और उनका नया फंडा है, न दैन्यम न पलायनम।